आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट की बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। नंबर सेकंड था, it recognized for the first time the political and administrative functions of the company। और सेकंड था, इस एक्ट से जो सेंट्रलाइज्ड एक एडमिनिस्ट्रेशन था उसका फाउंडेशन ले किया था। इनिशियली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में, उनके पास 3 प्रोविंसेस थी। जो मेन प्रोविंसेस थी बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो उस टाइम जो तीनों प्रोविंसेस में थे अलग अलग गवर्नर होते थे। बट जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया, उस टाइम जो अदर 2 प्रोविंसेस के गवर्नर थे उनको को सुबॉर्डिनेट बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल से। सो लेट्स डिस्कस द फीचर ऑफ दिस एक्ट वन बाय वन। जो गवर्नर ऑफ बंगाल पहले होते थे उन्हें अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और इसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया जिसमें 4 मेंबर्स होते थे और ये 4 मेंबर असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इस एक्ट ने जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास एंड बॉम्बे की, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। एंड नंबर 3 इज, इस एक्ट ने एस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट को, जो कि बाद में एस्टेब्लिश किया गया इन 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 अदर जजेस होते थे। And this act also prevents the servants of the company to engage in any private trade and also barred them from accepting any gifts। So ये जो एक्ट था, जो इसके अंडर ये जो प्रोविज़न है, फोर्थ प्रोविज़न, ये मेनली था ताकि जो ब्राइब्स जो था उस टाइम, जो करप्शन था, उसको कर्व किया जा सके। नंबर 5 इज, इस एक्ट के अंडर जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको स्ट्रेंथन किया गया बाय एस्टेब्लिशिंग एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बॉडी थी उसको एस्टेब्लिश करा गया। जो भी गवर्निंग बॉडी होती थी एक कंपनी की, वो रिपोर्ट करती थी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, जो भी ये अफेयर्स थे उसको रिपोर्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्ट। लेट्स डिस्कस द सेकंड एक्ट विच इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1881, इसको एक अमेंडमेंट कहा जाता है। जो हमने पहला एक्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसका एक अमेंडमेंट इसको कहा जाता है। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया गया था और इसे पास किया गया था जो उसमें पिछले वाले एक्ट में 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो भी गलतियाँ थी उसको रेटिफाई करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। और इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स फीचर्स। जो फर्स्ट फीचर है इस एक्ट का, इट दिस एक्ट एग्जम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर और जो काउंसिल थे कोई भी एक्ट करे तो वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते थे। And this act also exempted the servants of company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official capacity. This act also exempted the revenue matters and the matter arising of the collection of the revenue from the jurisdiction from the Supreme Court। अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है जो रेवेन्यू से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा मैटर जो अराइज हुआ हो रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता था। नंबर 3 इज, this act provides that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। और इसमें एक ये प्रोविज़न भी था कि जो डिफेंडेंट्स होगा उसको उसके रिलीजियस लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो डिफेंड करने का मौका मिलेगा। जैसे हिंदू लॉ को जो ट्राइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज और मुस्लिम को अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉज। इसका जो फोर्थ प्रोविज़न है उसमें कहा गया जो अपील्स होगी प्रोविंशियल कोर्ट से वो गवर्नर जनरल जो काउंसिल है उसके पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड नंबर 5 इज,
This act also empowered the Governor General in councils to frame regulations for the provincial courts and council. अब जो भी प्रोविज़न होते थे, जो भी रेगुलेशंस होते थे प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के लिए, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाता था. सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1881. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट act, which is Pitt's India Act of 1784. This is one of the most important act. पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. इसमें पहली बार जो कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग किया गया, डिस्टिंग्विश्ड किया गया. अब जो कमर्शियल फंक्शंस थे, एक बॉडी होती थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. वो मैनेज करते थे कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को. और इस एक्ट के अंडर एक और बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और इसका जो फंक्शंस था वो था मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अब जो इस तरह से जो 2 अलग अलग बॉडी थी, एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो देखती थी कमर्शियल फंक्शंस को, और दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो देखती थी पॉलिटिकल फंक्शन को. इस तरह से एक जो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो एस्टेब्लिश किया गया. इस सिस्टम को बाद में 1858 में एबॉलिश किया जाता है. जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनको एक और फंक्शंस दिया गया था टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. दिस एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजंस. इस एक्ट के अंडर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको पहली बार ब्रिटिश पोजीशन कहा गया. एंड सेकंड इज, पहली बार इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सुप्रीम कंट्रोल दिया गया था कंपनी के अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. एक्ट ऑफ 1786. इस एक्ट के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया. उन्होंने 2 कंडीशन रखी कि वो ये पोस्ट तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर ये 2 कंडीशंस मान ली जाती है. वो कंडीशंस थी, पहली कंडीशन थी कि वो चाहते थे कि उनको एक पावर दी जाए कि जब वो जो काउंसिल है जो उनको असिस्ट करती थी कि जब भी वो चाहे तो वो काउंसिल के जो डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकते हैं इन स्पेशल केस. और जो सेकंड पावर थी वो चाहते थे कि उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया जाए. जो कमांडर और चीफ की जो पोस्ट होती थी वो होता था जो मिलिट्री का सुप्रीम लीडर होता था उस टाइम, वो भी उन्हें दी जाए. तो 1786 में इस एक्ट के थ्रू इन दोनों डिमांड को मान लिया गया था और वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे. चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793. ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स है. सबसे पहला फीचर्स था जो ओवरराइडिंग पावर हमने देखा था एक्ट ऑफ 1786 में, जो सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी ओवरराइडिंग पावर, कि अगर कोई काउंसिल का डिसीजन है और उसको जो गवर्नर जनरल है वो ओवरराइड करना चाहे, पहले ये पावर सिर्फ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी. बट इस एक्ट के अंडर ये जो ओवरराइडिंग पावर थी ये सभी गवर्नर को एक्सटेंड की गई और गवर्नर जनरल को भी, जो आगे आने वाले गवर्नर जनरल थे उनको भी ये पावर्स दी गई थी. सेकंड जो फीचर है, दिस इज इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर. जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के उनको ज़्यादा पावर दी गई एज कंपेयर टू द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज विच इज़ मद्रास एंड बॉम्बे. उनके कंपैरिजन में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको ज़्यादा पावर्स देता है ये एक्ट. नंबर 3 है जो ट्रेड मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था. हमने देखा था जो चार्टर जो ग्रांट किया था 1600 में क्वीन एलिजाबेथ में, उसमें जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो है एक एक्सक्लूसिव राइट दिया था. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये मोनोपोली थी ट्रेड की इंडिया में, तो इसको एक्सटेंड कर दिया था अप टू 1813 इस एक्ट के थ्रू. और जो नेक्स्ट एक्ट फीचर है दैट इज कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. जो कमांडर ऑफ चीफ होते थे मिलिट्री के, वो जो है वो मेंबर नहीं हो सकते थे गवर्नर जनरल काउंसिल के अनटिल ही इज़ नॉट अपॉइंटेड. नेक्स्ट इज जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेंबर होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम होता था, पॉलिटिकल फंक्शन. जो इसके मेंबर्स हैं और इनका जो स्टाफ है उनको अब जो पे उनकी होगी वो इंडियन रेवेन्यू से उनको पे किया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्ट.
Let's discuss the next act, which is Chartered Act of 1813. Chartered Act of 1813. The features of this act. First feature, that this act abolished the ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। पहले हमने देखा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ वही ट्रेड कर सकती थी इंडिया में, जो अदर मर्चेंट्स और अदर जो कंपनीज होती थी उनको अलाउ नहीं किया जाता था। इस एक्ट ने 1813 में ये जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एबॉलिश किया, लेकिन अभी भी जो इनकी मोनोपोली थी वो ट्रेड इन टी विद इंडिया एंड ट्रेड विद चाइना, अभी भी इसमें इनकी मोनोपोली थी। नंबर सेकंड इज जो कंपनी की जो यहाँ पे टेरिटरी होती थी, पहली बार ब्रिटिश क्राउन की उसमें सॉवरेनिटी थी। अब नंबर थर्ड इज जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ किया गया कि वो इंडिया आए और लोगों को एनलाइटन करे। एंड नंबर फोर्थ एंड लास्ट इज दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया था कि एनुअली 1 लाख रुपीज़ जो है वो स्पेंड किया जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द और स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन ऑफ द इंडियन मासेस। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। Chartered Act of 1833. It made the Governor General of Bengal as the Governor General of India. अब जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ऐसे गवर्नर थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। नंबर सेकंड इज गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे होते थे, उनके पास भी लेजिस्लेटिव पावर होती थी, बट इस एक्ट के पास होने के बाद है जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो एक्सक्लूसिवली दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही पूरे जो ब्रिटिश इंडिया था उसके लिए लॉ बनाते थे। हमने देखा था जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो ट्रेड मोनोपोली इंडिया में ख़त्म हो गई थी, बट अभी भी जो उसकी मोनोपोली थी टी और ट्रेड विद चाइना में थी। बट इस एक्ट के पास होने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। अब वो एक जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी, जो उसके कमर्शियल फंक्शंस थे वो सभी ख़त्म कर दिए गए थे। इस एक्ट में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो इंडियंस हो गए वो कंपनी के अंडर कोई भी पोस्ट ले सकते हैं, बट बाद में इस प्रोविजन को हटा दिया गया क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने अपोज किया इस जो प्रोविजन को, जो इस एक्ट का ये प्रोविजन था, और बाद में जो है इस प्रोविजन को हटा दिया गया। दो और इम्पोर्टेंट फीचर्स है इस एक्ट के। एक तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक न्यू मेंबर ऐड किया गया एंड वो जो न्यू मेंबर थे वो एक लॉ मेंबर थे। पहले 3 मेंबर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अब एक और मेंबर को ऐड किया गया, बट इनके पास जो है वो वोटिंग का राइट नहीं होता था। सेकेंड फीचर्स था दैट इज जो पहले जो यूरोपियन इमिग्रेशन होती थी, जो इमिग्रेंट्स आते थे इंडिया में यूरोप से, उन पे रिस्ट्रिक्शंस होती थी, और जो यहाँ पे इनहेबिटेंट्स होते थे, यूरोप से आए हुए जो लोग थे यहाँ पे रहते थे, वो ना तो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते थे और ना ही लैंड एक्वायर कर सकते थे। बट इस एक्ट ने ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस थी इमिग्रेशन की और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड, इसको हटा दिया गया। तो आप कह सकते हैं एक तरफ से जो ये लीगलाइजेशन था यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। So this is all about this act. Let's discuss the next act, Chartered Act of 1853. हमने जितने भी एक्ट अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें से आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ द लास्ट एक्ट ऑफ दिस सीरीज। जो चार्टर्ड एक्ट की सीरीज़ का था 1853 वो लास्ट एक्ट था। जब इसे पास किया गया तो ब्रिटिश क्राउन ने इसमें कोई डेट मेंशन नहीं की, किसी इतने साल बाद रिन्यू किया जाएगा, और लेटर ऑन 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और जो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली खुद के पास ले लेता है। चलिए इसकी फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज द मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की हमने देखा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो एक बॉडी होती थी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन होता था, कमर्शियल फंक्शन इसका होता था, तो इसमें 24 मेंबर्स होते थे, बट इसको रिड्यूस करके 18 रख दिया गया। इन 18 में से भी जो 6 मेंबर्स होते थे वो ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली नॉमिनेट करता था।
नंबर सेकंड इज एम्पावर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये पावर दी कि वो कोई भी प्रेसिडेंसी फॉर्म कर सकते हैं ऑन द लाइन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। और सेकंड जो पावर दी गई थी इनको, वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो प्रेसिडेंसीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, उनको अपॉइंट कर सकते थे। थर्ड फीचर ऑफ दिस एक्ट इज द एक्ट एंडेड द राइट्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर रिक्रूटमेंट एंड रिकॉलिंग। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक राइट होता था रिक्रूटमेंट का, ऐसा कहा जाता कि अगर जितनी वैकेंसी होती थी उस हर 4 वैकेंसी में से जो एक वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से की जाती थी। लेकिन ये एक बस नाम का, मतलब बोलने के लिए एक ऐसा फंक्शन था जो सारी पहले जो वैकेंसीज फिलअप की जाती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाती थी। अब जो ये फंक्शन था रिक्रूटमेंट और रिकॉलिंग का, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लेकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। हमने देखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का फंक्शन होता था, एक कमर्शियल फंक्शन होता था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक दूसरी बॉडी होती थी जिसका फंक्शन पॉलिटिकल इन नेचर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ फंक्शन उनका होता था। तो उनको ये जो रिक्रूटमेंट का फंक्शन दे दिया, और इसके साथ ही फर्स्ट टाइम जो एक ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो कंपनी में जो सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट किए जाते थे वो इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया। ये एक ओपन कंपटीशन सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के थ्रू, इसलिए ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से स्टार्ट हुआ था? 1833 एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था। तो इनके पास ही तब से लेकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता था वो इसके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को वो भी देखे। बट 1853 एक्ट में ये फीचर इंट्रोड्यूस किया गया कि जो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की। और जो पहले ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। और इसके बाद 1853 के बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे वहां पे अलग से अपॉइंट किए गए जिन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये माना जाता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी। अभी तक हमने देखा है कि एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो असिस्ट करती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। बट इस एक्ट के बाद क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी यहाँ पे बनाया गया। और इसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो एक फंक्शन होता था वो था लेजिस्लेट करना, लॉज बनाना। इससे पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। हमने देखा है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 5 मेंबर्स होते थे, एक गवर्नर जनरल प्लस 4 अदर मेंबर्स। हमने लास्ट एक्ट में देखा था कि यहाँ पे एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था जो टेम्परेरी मेंबर होते थे, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता था। इस एक्ट से उन्हें वोटिंग राइट दिया गया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 5 मेंबर्स हो गए। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट करती थी तो इसमें एडिशनल 6 मेंबर और आ जाते थे, जो कि इनमें से 4 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंसीज थी। उन जो 6 मेंबर्स थे, उन 6 मेंबर से 4 मेंबर जो नॉमिनेटेड 6 मेंबर थे, नॉमिनेटेड 6 मेंबर से 4 मेंबर है, इनको इलेक्ट करती थी ये प्रेसिडेंसीज बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा। तो इस एक्ट से सबसे पहले जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, क्योंकि ये लोकली अपॉइंट होते थे और आके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते थे। तो ये हो गए 6 और 5, 11 और प्लस 1 मेंबर, 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिसमें कि 4 जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन से होते थे और 2 जो है वो नॉमिनेट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड 1 होते थे कमांडर इन चीफ। तो ये टोटल 12 मेंबर होते थे जब एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये बॉडी काम करती थी। तो पहली बार एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। अब है जो 6th फीचर है, इसमें जो मेंबर्स होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते थे और जो इसके फीचर्स होते थे उनको डिस्कस किया जाता था। हमने जो 7th है उसको हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट टाइम जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम इससे एक बात करते हैं सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस थी इस एक्ट की। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं इस एक्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्ट में क्लियरली ये इंडिकेट किया था कि जो रूल था कंपनी का वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, और हुआ भी ऐसा ही। 1858 में जो
ब्रिटिश क्राउन ने वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है। नंबर सेकंड इज बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये एक बहुत ही मतलब अच्छी बात थी कि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और उसका हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल वो अलग अलग काम करती है। हालांकि इसके जो एग्जीक्यूटिव्स है वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं, और जो लेजिस्लेचर का काम करता है वो भी पार्लियामेंट की बॉडी होती है। तो उस टाइम से 1853 से ही जो ये एक सिस्टम था पार्लियामेंट का वो स्टार्ट हो गया था। और नंबर थर्ड इज गवर्नर जनरल वॉज रिलीव्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ऑफ बंगाल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उससे उन्हें रिलीव कर दिया गया था, ताकि वो अपना जो पूरा टाइम है वो एज अ फंक्शन कर सके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्ट। अब हम आगे बात करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं वन बाय वन, उसको भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स।